आइए, आज अपने जो बात करने जा रहे हैं स्टेम सेल पर बात करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, करंट से भी कोरिलेट होता है इसको, लेकिन इसको पूरा जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हेडिंग डाल दीजिए स्टेम सेल। इसको हिंदी में कहते हैं स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल। आप जानते हो मनुष्य का शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कई कोशिकाएं तो क्या होती है, जैसे डेड हो जाती है। हमारा जो स्किन है, स्किन की जो सेल्स है, आप देखिए धीरे धीरे डेड हो जाती है। लेकिन कई कोशिकाएं ऐसी होती है जो बाद में विभाजन करती है और पूर्ण अंग बना देती है। आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कृत्रिम अंगों का निर्माण किस कोशिका से किया जा रहा है? स्टेम सेल से। तो कृत्रिम अंगों का निर्माण, आर्टिफिशियल ऑर्गन हूबहू वैसे बनाए जा सकते हैं, वो स्टेम सेल है। अभी ये लेटेस्ट है। एक लाइन के साथ इसकी शुरुआत करो, लिख दीजिए मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। मानव शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। और प्रत्येक कोशिका का अपना कार्य होता है। और प्रत्येक कोशिका का अपना कार्य होता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से हमारी बॉडी बनी होती है और प्रत्येक कोशिका का अपना एक काम होता है। ये जो स्टेम सेल है, ये क्या होती है, विभाजित होकर वापस अपना वही रूप प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे लिखिए, जो स्टेम सेल है यदि इसमें डिवाइडेशन हुआ, डिवाइडेशन के माध्यम से ये क्या करती है, पूर्ण रूप प्राप्त कर लेती है। उन्हें पूर्ण रूप प्राप्त कर लेती है। पूर्ण रूप प्राप्त कर लेती है। स्टेम सेल में यदि विभाजन होगा तो वह वापस उसी रूप में आ जाएगी। इसके कहने का अर्थ है। लेकिन जो अन्य कोशिकाएं होती है वो ऐसा काम नहीं करती है। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, स्टार डाल के लिख दीजिए, जबकि अन्य कोशिकाएं विभाजन के बाद नष्ट हो जाती है। अन्य कोशिकाएं विभाजन के बाद नष्ट हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आइए एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए स्टेम कोशिका के माध्यम से, स्टेम कोशिका के माध्यम से शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को बनाया जा सकता है। स्टेम कोशिकाओं के माध्यम से शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को बनाया जा सकता है। अब हमने कहा कि लगभग सभी कोशिकाओं को बनाया जा सकता है, तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसको नहीं बना सकते? वो है जनन कोशिका, रिप्रोडक्टिव सेल।
ब्रैकेट में लिख दीजिए या ऐसे लिखो नीचे, अपवाद, एक्सेप्शनल केस है, जनन कोशिका। रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में किस कोशिका के माध्यम से कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं, तो क्या आंसर होगा? स्टेम सेल। समझ गए ना? एक तो ये क्वेश्चन आपके आता है, सिंपल सी बात है। अब इसके बारे में किसने बताया, भारत में इसके कौन जनक है, विश्व में इसके कौन जनक है, उनकी बात करते हैं। देखिए, विश्व में जनक शिनोए यामानाका और जॉन गर्डन। शिनोए यामानाका और जॉन गर्डन, इन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बताया था। इसी कारण से इन्हें 2011 में नोबेल प्राइज मिला था। लिख दीजिए, इसी कारण से इन्हें 2011 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट लिखिए, भारत में स्टेम सेल के जनक डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल को श्रेय दिया जाता है भारत में जो स्टेम सेल के बारे में इन्होंने बताया। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं अपने पास में, जैसे एक तो इसी रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला क्रायोजेनिक स्टेम सेल बैंक कहां स्थापित किया गया है। भारत का पहला, शानदार क्वेश्चन। देखिए, भारत का पहला क्रायोजेनिक स्टेम सेल बैंक, ध्यान रखना, ये स्थापित किया गया है चेन्नई के अंदर। इसको टिक कीजिए, ये शानदार क्वेश्चन है। भारत का पहला स्टेम सेल बैंक, सीधा ही पूछ लिया जा सकता है कि भारत का पहला स्टेम सेल बैंक कहां है। देखिए, कई कोशिकाएं हैं हमारे सामने, जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं अविभेदित है, अविभेदित है, और इसमें विभाजन की क्षमता भी होती है। आइए, क्या मैं ये कह सकता हूं, इधर देखिए, ये जो स्टेम सेल है इनमें विभाजन की क्षमता कैसी है या नहीं है? तभी तो नया बनेगा। एक शब्द लिख रहा हूं, इस शब्द को समझने का प्रयास करना। अविभेदित, बड़ा शानदार शब्द है ये। स्टेम सेल जो है अविभेदित होती है, अविभेदित, इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड, लिख दीजिए इसको।
अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड। देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे कोई बच्चा है, 12वीं पास करता है, 12वीं पास करता है, आपने भी 12वीं पास की होगी, मैंने भी की है, तो हमारे सामने एक द्वंद्व चलता है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। चलता है ना, फिर मैं क्या करूं, मैं साइंस लूं, मैं आर्ट लूं, मैं क्या लूं, कॉमर्स लूं या किसी और फील्ड में जाऊं, या मैं नीट की तैयारी करूं, एक्सेट्रा, कुछ भी। तो एक द्वंद्व चलता रहता है। ये जो स्थिति है ये अविभेदित होती। अब आप सोचिए, 12वीं क्लास जो बच्चा पास करके आया है, उसको नहीं पता कि उसे क्या करना है, क्योंकि आगे रास्ते ही रास्ते दिख रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो इतना तो है ना कि हम उसको अपनी मर्जी से कहीं मोड़ सकते हैं। एक चांस तो बनता है, हम चाहें तो उसको हम अपनी दिशा में, जिस दिशा में ले जाना चाहें उसको किया जा सकता है। सेम यही बात, जब ये अविभेदित है, इसको इसका लक्ष्य ही नहीं पता, तो हम इसको एक नया लक्ष्य दे सकते हैं कि तू भाई हार्ट बना, तू भाई ब्लड बना, तू भाई ब्रेन बना, फेफड़े बना, किडनी बना। यही तो काम कर रही है स्टेम सेल। कृत्रिम अंगों का निर्माण ही तो हो रहा है। जब इसको लक्ष्य ही नहीं पता तो इसको लक्ष्य दिया जा सकता है। ये हमारे सामने एक चांस होता है। एक लाइन लिख दीजिए, अविभेदित का मतलब क्या होता है। देखिए, जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। आइए, स्टेम सेल जो है दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक तो होती है टोटीपोटेंट, इंग्लिश वर्ड ही है ये, टोटीपोटेंट। दूसरी होती है प्यूरीपोटेंट, प्यूरीपोटेंट। अर्थ पता होना चाहिए इसका। एक तो क्या करती है, ये जो टोटीपोटेंट है, यह है पूर्ण शरीर का निर्माण करती है। ये तो पूरी बॉडी का निर्माण करती है। टोटीपोटेंट पूछ लिया जाता है, टोटीपोटेंट क्या होता है, जो कि पूर्ण शरीर का निर्माण करती है। और जो प्लूरीपोटेंट है, ये क्या है, यह किसी विशेष अंग का निर्माण करती है। किसी विशेष अंग का निर्माण करती है। ये जो प्लूरीपोटेंट है, इसके नीचे लिखिए, आपने गर्भनाल सुना होगा नाम। बच्चा जब पैदा होता है तो एक गर्भनाल होती है। बच्चे की गर्भनाल में हजारों की संख्या में स्टेम सेल होती है, तो उससे ये विशेष अंग बनाए जा सकते हैं। लिख दीजिए, इसके नीचे लिखो, बच्चे की गर्भनाल में
हजारों की संख्या में स्टेम सेल होती है जिससे अंग बनाए जा सकते। अलग चले, एक शब्द है, स्टार डाल के लिखिए, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। देखिए, ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल क्या होती है, 2 मिनट समझिए, इधर देखो। देखिए, ये जो है एक सामान्य कोशिका है, एक सामान्य कोशिका। इस सामान्य कोशिका में यदि हम स्टेम सेल का जीन ट्रांसफर कर देते हैं, स्टेम सेल का यदि जीन ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये सामान्य कोशिका स्टेम सेल की भांति व्यवहार करती। इसे ही हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। सामान्य कोशिका है, उसमें स्टेम सेल का जीन ट्रांसफर कर दो, कर सकते हैं, हमने बायोटेक्नोलॉजी में यही तो पढ़ा है। और तो वो सामान्य कोशिका जो है ये स्टेम सेल की भांति व्यवहार करेगी, इससे फिर अंग बनाए जा सकते हैं। चले, आइए एक लाइन लिख दीजिए। वर्तमान में स्टेम सेल से, वर्तमान में स्टेम सेल से किडनी, हार्ट व लीवर बनाए जा रहे हैं। किडनी, हार्ट और लीवर बनाए जा रहे हैं। किडनी, हार्ट और लीवर बनाए जा रहे हैं, तो स्टेम सेल से ये बना रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हम ब्रेन नहीं बना पाए, ब्लड नहीं बना पाए, ये एक अलग बात। यहाँ तक हम पहुँच के हूबहू, वैसा आर्टिफिशियल नहीं जैसा आप सोचते हो, हूबहू वैसा का वैसा
तभी तो कई बार मैं आपको कहता हूं कि मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर लेगा। गलत नहीं है, अंगों का निर्माण तक हो गया वैसे का वैसा, कोशिका खुद बनाएगी अंगों का निर्माण हुबहू वैसा का वैसा। चलिए, अब ये बात आती है स्टेम सेल कहां से प्राप्त होती है। आइए, ये अच्छा क्वेश्चन भी देता है और चर्चा में भी रहता है। स्टेम सेल कहां से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए, स्टेम सेल जो प्राप्त होती है ये प्राप्त होती है एम्ब्रियो से। भ्रूण से प्राप्त होती है। स्टेम सेल जो है एम्ब्रियो से प्राप्त होती है, भ्रूण से। अब आप देखिए, यदि एम्ब्रियो से हम स्टेम सेल प्राप्त करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एक तरीके से हम देखें तो किसी जीव की हत्या कर रहे हैं। भ्रूण है, यदि भ्रूण से हम स्टेम सेल ले रहे हैं तो भ्रूण को नुकसान तो पहुंचेगा ही। तो एक तरीके से हम जीव की हत्या कर रहे हैं, तो ये नैतिकता के खिलाफ है। इस कारण से इसका विरोध होता है। तो एक लाइन लिख दीजिए, यह स्रोत नैतिकता के खिलाफ है, इस कारण से यह विवादित है, डिस्प्यूटेड। इस कारण से यह विवादित है। अब हमें ये बात करनी है कि इसके अविवादित स्रोत कौन से, ऐसे स्रोत जो डिस्प्यूटेड नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जो गर्भनाल का रक्त है वो, तो गर्भनाल का जो रक्त है, बच्चे के साथ जो नाल जुड़ी होती है वो गर्भनाल, वो ठीक है। और एक दांत, और एक है अस्थि मज्जा। बोन मेरो, अस्थि मज्जा, ठीक। हाँ बिल्कुल ब्लड ही होगा। है? ठीक। चलिए, ये हो गया जी, स्टेम सेल के संबंध में हमारी कुछ बातें थी, कंप्लीट हो गई। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसके अविवादित स्रोत है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृत्रिम अंग बनाए जा रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन एसएससी में बकायदा ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने इसके आसपास की सारी बातें आपको बताई। अब आइए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक, अब बायोमेट्रिक मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई जाना पहचाना नाम नहीं है। आप कहीं भी जाते हो, बायोमेट्रिक का उपयोग आपको करना ही पड़ता है।
कई बार क्या होता है, जैसे आजकल स्कूलों में होने लग गया, अटेंडेंस लगने लग गई, ये बायोमेट्रिक है। आप अंगूठा लगाते हो तो आपका आइडेंटिफाई हो जाते हो आप, ये भी बायोमेट्रिक है। तो आरएस 2012 में एक क्वेश्चन आया था कि व्यक्ति को पहचानने की सबसे आधुनिक टेक्निक कौन सी है, और मजेदार बात है उसके अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी दे रखा था और बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन भी दे रखा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो पहले आई थी, ये अलग चीज है। तो किसी भी व्यक्ति को पहचानने की सबसे आधुनिक तकनीक यही है। एक लाइन लिख दीजिए, यह किसी व्यक्ति को पहचानने की आधुनिक तकनीक है। किसी व्यक्ति को पहचानने की आधुनिक तकनीक है। आधुनिक तकनीक है। और ध्यान रखना, इसमें जो सहायक होता है वो कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के माध्यम से ये किया जा सकता है, आपकी पहचान को बिना कंप्यूटर के माध्यम से नहीं किया जा सकता। चले, अब किस प्रकार से होती है ये, क्या देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। किस प्रकार से होती, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आईएएस के अंदर आया था, उसमें यह कहा गया, इधर देखिए, बायोमेट्रिक अन्वेक्षण। अन्वेक्षण मतलब पता लगाना। अन्वेक्षण के स्रोत है, मतलब आप क्या करोगे। तो इसमें जैसे पहला पॉइंट है डीएनए मिलान, है, दूसरा है फिंगरप्रिंट, ठीक है, तीसरा है बनी, जैसे। अब इसमें उसमें ऑप्शन दिया इसने 1 व 2, 1 व 3, ये ऑप्शन था 2 व 3, डी ऑप्शन था 1 2 3। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, इसी टाइप का है ये, 2015 या 2014 का है 1 एंड 2, डीएनए मिलान, फिंगरप्रिंट। चलो जी, कोई बात नहीं। हम कई बार मोबाइल में हम ऐसे बोलते हैं, इसको फोन मिला दे चेतराम, तो चेतराम को कॉलिंग होने लग जाती है, होता है ना ऐसे। कई बार आपका चेहरा होता है, वो तो आप जानते ही हो, चेहरे से आपका मोबाइल खुल जाता है। तो जो साउंड है ये भी इसी का हिस्सा है, साउंड मैचिंग, साउंड मैच करना। क्या आपका मोबाइल साउंड से नहीं खुलता, बताइए, खुलता है ना, ऐसी टेक्निक आ गई ना अब। वही क्या है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ही तो है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब देखो ऐसे तो पूछेगा नहीं, जैसे 2012 में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे आधुनिक टेक्निक कौन सी है, ठीक है, हो गया, नया नया माल था, पूछ लिया। लेकिन 2014-15 के जब हम आईएएस प्री को देखते हैं तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये स्रोत की डिमांड करता है, और बकायदा इसके लिए कुछ सूची बताई गई है, कौन कौन सी है। एक तो लिख दीजिए
डीएनए मिलान। मिलान मतलब मैचिंग, डीएनए मिलान मैचिंग। दूसरा लिखिए, कान के आधार पर, ईयर, कान के आधार पर। आइरिस व रेटिना के आधार पर। आइरिस व रेटिना के आधार पर। चेहरे की पहचान, डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट। व्यक्ति की चाल, ये भी है, ध्यान रखना, आपकी चाल के आधार पर। इससे भी पहचान की जा सकती है। स्मेल, गंध के आधार पर, ये भी है। गंध के आधार पर। ऑइज, ओइज, और तो आप समझ ही जाओगे। यदि मैं आपसे कहूं, क्या हथेली की नसों के आधार पर हो सकती है? यदि मैं आपसे ये कहूं हथेली की नसों के आधार पर, बिल्कुल हो सकती है। जब ये आपकी डीएनए फिंगरप्रिंट आ गई तो नसों के आधार पर क्यों नहीं होगी? ठीक है। और एक चीज और है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट होगा, आपने देखा होगा कई बार ऐसे फिल्मों में भी दिखाते हैं, फिंगरप्रिंट होता है फिर उभर कर आते हैं। तो उसके लिए एक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरोसेंट पाउडर। एक लाइन यहां लिखिए आप, इसके आगे लिखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंट के आगे लिखो, लिखिए इसमें प्रिंट को उभारने के लिए, प्रिंट को उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरोसेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। होगी बात सारी। तो ये बायोमेट्रिक अन्वेषण है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। ये भी बोल देते हैं बायोमेट्रिक अन्वेषण। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, गड़बड़ी मत कर देना। बायोमेट्रिक अन्वेषण हिंदी शब्द है ये, तो आप तो आइडेंटिफिकेशन लिखो। ठीक, पहचान की सबसे आधुनिक टेक्निक है। आइए, अब कुछ बातें हैं, छोटी छोटी है। डीएनए में आप उसको ऐड कर लेना। मैंने आपको डीएनए पूरा करवा दिया, आप चाहो तो वहां ऐड कर लेना, नहीं तो अलग से ही लिख दो। नोट डाल के लिखिए, पहला पॉइंट लिखो। हाँ, ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको करवाया हुआ है आनुवंशिक अभियांत्रिकी।
इसमें जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है प्लाज्मिड का, ध्यान रखना, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड के बारे में मैंने, याद करो, बोटनी के अंदर आपको बताया हुआ है। जीवाणु में मुख्य डीएनए से अलग डीएनए होता है ये। अलग डीएनए होता है। मैं इसको समझा देता हूं कैसे करते हैं। जैसे याद करो, मैंने आपको एक इंसुलिन के निर्माण के बारे में बताया था ना, हुमिलिन का निर्माण, एक तरीके का इंसुलिन ही था ये। इसमें क्या होता है, कैसे प्रोसेस काम करता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। अब हमने क्या किया, ये जो प्लाज्मिड है इसको अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया, ऐसे तोड़ दिया हमने। तो तोड़ सकते हैं ना। अलग कर दिया हमने। अलग हम किससे करेंगे, ये कटिंग कर दी हमने। कटिंग कर दी। कटिंग करेंगे डीएनए की कैंची से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एलडीसी के अंदर आया हुआ है, डीएनए की कैंची, उसके द्वारा हम इसको तोड़ देंगे। जब तोड़ देंगे उसके बाद इसको तो हम साइड में कर देंगे, और इसके अंदर अब हम किसका ट्रांसप्लांट कराएंगे, इसके अंदर जो हम ट्रांसप्लांट कराएंगे ये कराएंगे इसका। ये क्या है, मानव इंसुलिन को उत्पन्न करने वाला जीन है। ये मानव इंसुलिन को उत्पन्न करने वाला जीन है ये। तब हमारे सामने कैसी स्ट्रक्चर आ गई, हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ गई। हो गया ना, ये जोड़ भी तो सकते हैं। डीएनए लाइगेज ये क्या करता है, डीएनए का जोड़ने का काम करता है। लाइगेज हमने बताया था इसके बारे में। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर बैक्टीरिया में प्रवेश करवाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, इसका ट्रांसफर करेंगे बैक्टीरिया में। ऑब्वियसली बात है, जब मानव इंसुलिन को उत्पन्न करने वाला जीन इसके अंदर आ गया, बैक्टीरिया के अंदर, तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा,
ये बैक्टीरिया करेगा इंसुलिन का उत्पादन। यही तो हमें चाहिए। और ये जो इंसुलिन है जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से प्राप्त किया है, इसे ही हम कहते हैं ह्यूमेलिन। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो प्लाज्मिड है इसने कैसे रोल प्ले किया। चले चले आइए। एक स्टार डाल के लिखिए, स्मॉल पी, स्मॉल पी, बी आर, स्मॉल पी, बी आर 322, स्मॉल पी, बी आर 322, ये है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। कृत्रिम प्लाज्मिड है ये। इसकी जो खोज की थी, ध्यान रखना आपने, ओलिवर रोड्रिगेज ने, ओलिवर और रोड्रिगेज ने इसकी खोज की थी। ये बन गया प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक। संवाहक मतलब वेक्टर, परिवर्तित मतलब चेंजेबल, फर्स्ट चेंजेबल क्लोनिंग वेक्टर, ये बन गया। आप कह सकते हो इसका जो प्रयोग होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के वेक्टर के रूप में। वेक्टर मतलब वाहक। इसका अर्थ ये होता है, वाहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, या ट्रांसप्लांट से संबंधित होता है ये, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया भाई, PBR 322। और सीधा पूछते हैं क्या है। एक बार तो ऐसे ही पूछ लिया, प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक है, आया भाई। प्रथम परिवर्तित क्लोनिंग संवाहक, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो मेरिट तय करते हैं, ध्यान रखना। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, DNA को सबसे पहले अंतःपात्र, अंतःपात्र मतलब इन विट्रो, अंतःपात्र में किसने बनाया?
वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अंतःपात्र इन विट्रो में बनाया? ये थे आर्थर कॉर्नबर्ग। सीधे फैक्ट है ये, याद रखने पड़ेंगे। और जहां डीएनए कराया था वहां पर हो सके तो इसको नोट कर देना, वहां ज्यादा सही रहेगा। यहां भी लिख लो, वहां भी लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, डीएनए का परीक्षण, परीक्षण मतलब टेस्टिंग, किसने विकसित की? ये मैं वो बता रहा हूं जो क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि इसका जवाब आप जानते हो। बताइए, डीएनए का परीक्षण किसने विकसित किया? डीएनए की टेस्टिंग, डीएनए की जांच, डीएनए की पहचान। हाँ कोई बात नहीं, डीएनए की परीक्षण, डीएनए की जांच क्यों करते हैं हम? माता पिता की पहचान में, अपराधियों की पहचान में। ये क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? उसी ने डीएनए का परीक्षण किया होगा, टेस्टिंग किया होगा, मैंने बताया हुआ है। कोई बात नहीं, घर पे जाके देखना। डॉक्टर एलेक जेफरिस। डॉक्टर एलेक जेफरिस। क्या टेस्टिंग? अभी तो बोला। एक मैंने पॉलीमेरेज के बारे में आपको बताया था, पॉलीमेरेज याद करो। डीएनए का नव निर्माता, याद आ रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जब करवाई थी तब बताया था 3 एंजाइमों की सहायता होती है। तो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन की जो खोज है ये कैरी मुलिस ने की थी। चौथा लिखिए, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, फैक्ट है ये खोज की थी कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने। कैपिटल सी है, ए एस, CAS9, CAS9, इसको भी लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। CAS9 ये क्या है? मोलिकुलर सीजर है ये, आणविक कैंची, जिन्हें मैंने डीएनए की कैंची बताई थी ना, उसी तरीके का है ये। CAS9 लिख दीजिए। टारगेटेड जीन एडिटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली आणविक कैंची, कैंची है ये। मोलिकुलर, चले। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे का वैसे ही लिखा रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, डीएनए की पैकेजिंग, भाई
डीएनए की पैकेजिंग कौन करता है, याद कीजिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी। तो फास्फेट समूह, नाइट्रोजन बेस, शुगर, इन तीनों को एक सीमेंट के माध्यम से जोड़ा जाता है। उस सीमेंट को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। बताया था ना, एक सफेद सफेद सा बना के, याद कीजिए वो दिन। पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है, ये ऐसे प्रोटीन का डैश 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 आवेश होता है। आवेश होता है। पहला ऑप्शन है कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। बी ऑप्शन है पॉजिटिव, सी ऑप्शन है नेगेटिव, और डी ऑप्शन है उदासीन, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है। कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर उदासीन। ध्यान रखना, इसका सही आंसर है बी, पॉजिटिव। हिस्टोन प्रोटीन का जो आवेश है पॉजिटिव होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो हमने दो बातें कर ली है, एक स्टेम सेल, उसके बारे में हमने बात की, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे उन पर हमने चर्चा की। इतनी ही बात करेंगे इसके अंदर।